नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज यानी कि भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन चैप्टर को आज हम लोग डिटेल में एक एक लाइन करके पढ़ेंगे। तो आप लोग सभी अपने बुक्स को सामने खोल लें और पूरे चैप्टर को हिंदी में समझते चलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ए स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका, माम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर। तंजानिया जो कि अफ्रीका में है, वहाँ के एक छोटे गांव में माम्बा पानी लेने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है, मतलब सुबह जल्दी उठ जाती है। शी हैज़ टू वॉक ए लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स आफ्टर ए फ्यू आवर्स। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। शी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस एंड ज्वाइंस हर ब्रदर्स इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोट्स। उसके बाद वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। ऑल हर फैमिली ओन्स इज ए पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। और उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बाज फादर कैन बेयरली ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर टॉयलिंग हार्ड। माम्बा के जो पिता हैं वो कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का यानी कि मेज और बीन्स को उगा सकते थे उस जमीन पर। दिस इज नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। और यह उनके पूरे परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। छोटी सी ज़मीन के टुकड़े पे जो मेज और बीन्स को उगाते थे इनके पापा, वो पर्याप्त नहीं था पूरे फैमिली के लिए, पूरे साल भर के लिए। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शीप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन्स ए वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग यानी कि मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तो वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। देयर शीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन ए वाइड ग्रेसी प्लेन विथ हिल्स इन द फार डिस्टेंस। उनका भेड़ों का बड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। इट इज़ मैनेज इन ए साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और यह नवीनतम प्रौद्योगिकी जो न्यू टेक्नोलॉजीज है उनका उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि साइंटिफिक तरीके से इसका प्रबंध किया जाता था। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए यानी कि न्यू टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है, साइंटिफिक तरीके से यहाँ पर मैनेज किया जाता है। पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। पीटर का परिवार जैविक कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग द्वारा सब्जियों का भी उत्पादन करता है। माम्बा एंड पीटर स्टे इन 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स। माम्बा और पीटर विश्व के 2 विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। अभी आप लोग ने ऊपर देखा, दोनों लोग अलग अलग तरीके से जीवन व्यतीत करते हैं। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेज इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये विभिन्नता किन कारणों से है? तो भूमि की गुणवत्ता, मृदा यानी कि सॉइल, जल, प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन, जानवरों और प्रौद्योगिकी की उपयोग, टेक्नोलॉजी का उपयोग, यही इनकी भिन्नता का कारण है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेसेज डिफर फ्रॉम ईच अदर। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता ही है। अब थोड़ा साइड वाला डू यू नो और उसके ऊपर लेट्स डू को देख लेते हैं। लेट्स डू में क्या बोल रहा है कि आप जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश में भूमि यानी कि लैंड, मृदा,
मृदा के प्रकार तथा जल उपलब्धता का परीक्षण करें यानी कि ऑब्जर्व करें और अपनी कक्षा में परिचर्चा करें कि किस प्रकार लोगों की जीवन शैली इनके द्वारा प्रभावित हुई है। आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। चलिए नीचे डू यू नो को देखते हैं। डू यू नो में बोल रहा है 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्युपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया, यानी कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज आइदर स्पेशली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड। जो बाकी का 70% भूमि है ये या तो वहाँ पर स्पेशली पॉपुलेटेड बहुत कम जनसंख्या होगी या फिर वो निर्जन है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है, रहने लायक नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट था। अब आ जाइए लैंड पर। लैंड इज अमॉन्ग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। जो भूमि है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन में से एक है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है और इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है, रहने योग्य नहीं है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। जनरली भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। मतलब कि सिंपल भाषा में जनसंख्या का वितरण जो असमान पाया जाता है, किसी देश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या, किसी देश में बहुत कम जनसंख्या, तो ये इसका कारण है भूमि और जलवायु के अलग अलग लक्षणों के कारण ही जनसंख्या असमान पाया जाता है अलग अलग जगहों पर। द रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, लो लाइंग एरियाज सस्पेक्टेबल टू वाटर लॉगिंग, डेजर्ट एरियाज, थिक फॉरेस्टेड एरियाज आर नॉर्मली स्पेशली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड। जो उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है, पर्वत के तीव्र ढाल स्टीप स्लोप और वाटर लॉगिंग जल जमाव जो होती है, डेजर्ट एरिया मरुस्थल क्षेत्र और सघन वन क्षेत्र थिक फॉरेस्टेड एरिया बहुत ज़्यादा घने जंगल, ये सब जो एरिया हैं, ये सब जो क्षेत्र हैं वो सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है, स्पेशली है, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही कम होता है या फिर अनइनहेबिटेड है, मतलब वहाँ पे लोग रहते ही नहीं है। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। जो उर्वरक मैदान हैं, प्लेन एरिया जो है और नदी घाटियाँ हैं, इसमें कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, यहाँ पर खेती आसानी से हो सकता है। हेंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए ये स्थान विश्व के सघन वैसे क्षेत्र हैं, मतलब यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है प्लेन एरियाज में, क्योंकि हम लोग इस एरिया में प्लेन एरिया में खेती आसानी से करा सकते हैं। तो इसी कारण से प्लेन एरिया में दुनिया के किसी भी कोने में आबादी जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, जबकि डेजर्ट एरिया, थिक फॉरेस्टेड एरिया, वाटर लॉगिंग वाले एरिया, इन सब में स्पार्सली पॉपुलेटेड देखा जाता है। अब आ जाइए लैंड यूज पर। भूमि उपयोग। लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, फॉरेस्ट्री, माइनिंग यानी कि खनन, सड़क बनाने में और उद्योगों को स्थापना करने में। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। इसी को हम लोग भूमि उपयोग कहते हैं। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बाज एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं, जो कि आपने ऊपर देखा। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। भूमि का उपयोग भौतिकी कारणों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे टोपोग्राफी यानी कि स्थलाकृति, सॉइल मृदा, जलवायु
खनिज और जल की उपलब्धता। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। मानवीय कारक जैसे कि जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं, ये भी डिटरमाइन करते हैं। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स whereas community land is owned by the community for common usage like collection of fodder, fruits, nuts और medicinal herbs। सामान्य रूप से निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, मतलब अपना होता है, और जो सामुदायिक भूमि होती है उसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा के लिए, फलों के लिए, नट या फिर औषधीय बूटियों के लिए। These community lands are also called common property resources। और इन सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। People and their demands are ever growing but the availability of land is limited। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये कि जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। The quality of land also differs from place to place। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। पीपुल स्टार्टेड इंक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज इन द अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनधिकृत हस्तक्षेप यानी कि इंक्रोचिंग, इसी को इंक्रोचिंग बोलते हैं। टुडे द वास्ट चेंजेज इन द लैंड यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेज इन आवर सोसाइटी। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द इन्वायरमेंट because of the expansion of agriculture and construction activities। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण लैंड डिग्रेडेशन यानी कि नमनीकरण इसको बोलते हैं, लैंडस्लाइड भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा बनते जा रहा है। अब आ जाइए कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज टॉपिक पर। इसको हिंदी में भूमि संसाधन का संरक्षण बोलेंगे। Growing population and their ever-growing demand has led to large-scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing their natural resources। बढ़ती जनसंख्या और इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है और इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। Therefore, The present rate of degradation of land must be checked। इसीलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, regulated use of chemical pesticide and fertilizers and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources। कैसे हम लोग बचाएंगे इसको? तो वन रोपण से भूमि उद्धार यानी कि लैंड रिक्लेमेशन, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग और अतिचारण जो ओवरग्रेजिंग होता है उस पर रोक लगाकर भूमि संरक्षण के लिए हम लोग अपना योगदान दे सकते हैं ये सब करके। अब आ जाइए सॉइल पर, मृदा। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। सॉइल यानी कि मृदा किसको कहते हैं? तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के जो आवरण की पतली परत होती है उसे ही मृदा कहते हैं। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड और ये भूमि से निकटता से जुड़ी हुई होती है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है?
तो चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ और भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। दिस हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, और यह अपक्ष की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है, यानी कि डिग्रेडेशन के प्रोसेस से बनता है, यानी कि वेदरिंग के प्रोसेस से बनता है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। आइए लैंडस्लाइड्स के बारे में जानते हैं। लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन। लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डिब्रीज और अर्थ डाउन ए स्लोप। भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या फिर ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विथ अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड वोल्केनोज। ये प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। ए प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन काउज हेवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है और यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए रोक देता है। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन काउज हैवोक टू द सेटलमेंट्स डाउनस्ट्रीम ऑन इट्स बस्टिंग। नदी जब अवरुद्धता होती है, मतलब कि नदी पर रुकावट होता है, तो अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के जो आवास में लोग रहते हैं उनमें विध्वंस आ जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती है। इन द हिली टेरेन लैंडस्लाइड्स हैव बीन ए मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर दैट ऑफन स्ट्राइक लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपाई ए पोजीशन ऑफ मेजर कंसर्न। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो कि प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है, और ये चिंता का एक मुख्य विषय भी है। एक केस स्टडी को देखते हैं। ए मैसिव लैंडस्लाइड हिट पांगी विलेज नियर रेकोंग पियो इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड डैमेज ए 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाईवे 22। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पियो के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण जो राष्ट्रीय राजमार्ग है 22, उसकी पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया लैंडस्लाइड के कारण। दिस लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पांगी विलेज। और यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था, अचानक से विस्फोट हुआ था। ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स्ड एंड काउज इंटेंस डैमेज टू द रोड एंड नियर बाई विलेजेज। और इसके कारण से सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को बहुत क्षति पहुंची थी। द पंगी विलेज वाज कम्प्लीटली वैकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पहले से ही खाली करा दिया गया था। मिटिगेशन मैकेनिज्म देखते हैं क्या है। एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज empowered us to understand what factors causes landslide and how to manage them। वैज्ञानिक टेक्निक्स के विकास से हमें समझने में आसान हो गया है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड आर एज फॉलोज। प्रविधियाँ यानी कि यहाँ पर नीचे दिया गया है। पहला है hazard mapping to locate areas prone to landslides, hence such areas can be avoided for building settlements। भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को पहले से ही इंगित कर लिया जाए और इस प्रकार के क्षेत्रों में आवास बनाने से बचा जा सकता है। अगर हम लोग पहले से ही मैपिंग कर लेंगे और लोकेट कर लेंगे वो एरिया जो कि लैंडस्लाइड के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन है। सेकेंड है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वाल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। ज़मीन को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण कराना ताकि वो खिसके नहीं। तीसरा है इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है कि हम लोग वनस्पति आवरण में वृद्धि करें, वेजिटेशन कवर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं
ताकि पेड़ों के जो जड़ होते हैं वो मिट्टियों को बांध के रखें। और लास्ट है द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विथ रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज। सतही अपवाह और झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल जैसे उपाय को कार्यान्वित किया जाए। यहाँ पर फिगर 2.3 बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल प्रोफाइल देख लेते हैं। ये जो टॉप सॉइल है इसमें ह्यूमस होता है और यहीं पर वेजिटेशन वनस्पति होते हैं। उसके बाद सब सॉइल विथ सैंड सिल्ट एंड क्ले, जो उप मृदा है सब सॉइल है उसमें बालू गाद क्ले ये सब होते हैं। नीचे है वेदर्ड रॉक मटेरियल और लास्ट में पेरेंट रॉक। ये याद रखिएगा सॉइल प्रोफाइल। डू यू नो देख लीजिए। इट टेक्स 100 ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। केवल 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए हमें सॉइल को बचा के रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। चलिए अब नीचे आते हैं फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन पर। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। मिट्टी निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और मिट्टी निर्माण के मुख्य कारक क्या हैं? तो नेचर ऑफ पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर है, जलवायु कारण है। और पेरेंट रॉक कैसा है उस पर डिपेंड करता है सॉइल फॉर्मेशन का। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। दूसरे अन्य कारण क्या हैं? तो टोपोग्राफी स्थलाकृति, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि जैव पदार्थों की भूमिका और मिट्टी निर्माण के संगठन में लगा समय, ये सब कुछ दूसरे फैक्टर्स हैं। ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये सभी फैक्टर्स अलग अलग स्थानों में भिन्न भिन्न होते हैं। फिगर 2.4 को देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन यहाँ पर ग्राफिक्स के द्वारा समझाया गया है। फर्स्ट फैक्टर है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक डिटरमाइन करता है कलर, मिट्टी का टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट और परमिएबिलिटी, इसको निर्धारित करती है। क्लाइमेट यानी कि जलवायु, ये टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। उसी तरीके से रिलीफ, इसमें अल्टीट्यूड, स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, ऊंचाई और ढलान ये भी डिटरमाइन करता है कि मिट्टी का एक्यूमुलेशन कैसा होगा। फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। मिट्टी में ह्यूमस का फॉर्मेशन फ्लोरा, फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तय होता है। टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। टाइम जो फैक्टर है ये मिट्टी के थिकनेस प्रोफाइल को डिटरमाइन करता है। अब आ जाइए डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स पर। सॉइल इरोजन एंड डेप्लीशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज ए रिसोर्स। मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन और इसकी डिप्लीशन मतलब कि खत्म होना, ये दो मृदा संसाधन यानी कि सॉइल एज ए रिसोर्स के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मिट्टियों का नमनीकरण हो सकता है यानी कि डिग्रेडेशन हो सकता है। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। मृदा के नमनीकरण में सहायक कारक कौन कौन से हैं? तो पहला है डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों की कटाई, ओवरग्रेजिंग पशुओं का ज़्यादा चरना, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का बहुत ज़्यादा उपयोग करना, रेन वॉश वर्षा दोहन और भूस्खलन और बाढ़, ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल को डिग्रेड करते हैं। सब मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। अब जब सॉइल डिग्रेड हो रहा है तो कुछ तरीके हैं जो कि हम लोग अपनाकर मिट्टी की संरक्षण कर सकते हैं। देखते हैं एक एक करके। पहला है मल्चिंग यानी कि मलो बनाना। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विथ ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ,
पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। पुआल भी बोलते हैं स्टॉक को, प्रवाल बोलिए या फिर पुआल। इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, मतलब कि सॉइल में मॉइस्चर बना रहता है, पानी डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकता है। दूसरा है कॉन्टोर बैरियर्स। स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कॉन्टोर्स। पत्थर, घास और मिट्टी, इन सब का यूज करके हम लोग कॉन्टोर्स के समान बैरियर बनाते हैं। ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर। और इन बैरियर्स के सामने ट्रेंचेज बनाते हैं ताकि पानी को कलेक्ट किया जा सके। तीसरा है रॉक डैम। रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। पत्थरों को एक के ऊपर एक करके रख देते हैं ताकि पानी का जो फ्लो होता है वो कम हो जाए। दिस प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। और ये नालियों की रक्षा करते हैं और मिट्टी की क्षति को रोकते हैं। अगला है टेरेस फार्मिंग, मतलब कि वेदिका फार्मिंग। ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेज आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो डैट द फ्लैट सरफेसेज आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। चौड़े, समतल, सोपान अथवा वेदिका त्रिभुज ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि जो फ्लैट सरफेस है यानी कि सपाट सतह है उस पर फसल उगाने के लिए वो उपलब्ध हो जाए। दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। और इनसे सरफेस रन ऑफ यानी कि पृष्ठीय प्रवाह जो होता है और सॉइल इरोजन मृदा अपरदन कम हो जाता है। फिगर 2.5 में टेरेस फार्मिंग को देखते हैं। देखिए ये टेरेस फार्मिंग है। उसके बाद आता है इंटरक्रॉपिंग, मतलब कि बीज की फसल उगाना। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेनवॉश। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है, वही इंटरक्रॉपिंग होता है। उसके बाद है कॉन्टोर प्लोइंग, समोच्च रेखीय जुताई। प्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्टर्स ऑफ ए हिल स्लोप टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। मतलब कि पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध नेचुरल बैरियर का निर्माण करती है ये कॉन्टर प्लोइंग। 2.6 फिगर में देखिए यह है कॉन्टर प्लोइंग। शेल्टर बेल्ट्स देखते हैं, रक्षक मेखलाएं। इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। तटीय जो प्रदेश होते हैं या फिर ड्राई रीजन्स यानी कि शुष्क प्रदेश, उधर हवाओं की तेज़ गति को रोकने के लिए पेड़ों को कतारों में लगाए जाते हैं ताकि जो सॉइल कवर है, मृदा आवरण है, उसको बचाया जा सके, वो तेज़ हवाओं के साथ बह ना जाए। 2.7 फिगर में देखते हैं। देखिए यहाँ पर शेल्टर बेल्ट्स है, कतारों में पेड़ों को लगाया गया है ताकि तेज़ हवाओं सॉइल के टॉप कवर को उड़ा न ले जाए। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक वाटर पर। वाटर इज ए वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। इट इज़ देयरफॉर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। इसीलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशियंस दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। Even today the oceans cover 2/3 of the earth's surface and support a rich variety of plant and animal life. आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भागों को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के मतलब कि बहुत सारे प्रकार के पौधे और जंतुओं को सपोर्ट करता है। The ocean water is however saline and not fit for human consumption.
महासागरों का जल सलीन यानी कि लवणीय है और हमारे उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। जो फ्रेश वाटर है केवल 2.7% ही है। नियरली 70% ऑफ दिस अकर एज आइस शीट एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स। और उसमें से भी यानी कि 2.7% में से भी 70% भाग बर्फ़ की चादरों और ग्लेशियर्स के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएसेसिबल। और अपनी लोकेशन के कारण ये मनुष्यों की पहुंच के बाहर है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। केवल 1% फ्रेश वाटर उपलब्ध है जो कि हमारे उपयोग के लिए उपयुक्त है। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। और ये किन रूपों में है? तो ग्राउंड वाटर यानी कि भूजल के रूप में, नदियों और झीलों के सरफेस वाटर के रूप में, और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है जो कि 1% हमारे यूज के लिए है। फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। इसलिए फ्रेश वाटर पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। पृथ्वी पर जल न तो बढ़ाया जा सकता है और न ही इसको घटाया जा सकता है। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इट्स एबुंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन कांस्टेंट मोशन, साइक्लिंग थ्रू द ओशियंस, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, precipitation एंड रन ऑफ। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और फिर से महासागरों में चक्रण यानी कि साइकिलिंग द्वारा निरंतर गतिशील होता है। दिस इज एज यू नो इज रिफर्ड टू एज द वाटर साइकिल। इसी को आप जल चक्र से जानते हैं। Humans use huge amounts of water not only for drinking and washing but also in the process of production. मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में करता है बल्कि उत्पादन प्रक्रियाओं में भी करता है, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रियों में। वाटर फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वायर्स ऑफ डैम्स आर द अदर यूजेज। कृषि के लिए जल, उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन यानी कि बिजली उत्पादन करने में भी जल का प्रयोग किया जाता है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू शॉर्टेजेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर आइदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज और वाटर पॉल्यूशन। जल स्रोतों के सूखने या फिर जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल यानी कि फ्रेश वाटर की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? तो बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर। ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि फ्रेश वाटर्स के डिमांड को तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि फ्रेश वाटर्स के शॉर्टेजेज के लिए जिम्मेवार हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी को पढ़ने से पहले डू यू नो को देखते हैं। इसमें बोल रहा है हैव यू एवर हियर्ड अबाउट ए वाटर मार्केट। क्या आपने जल बाज़ार के बारे में कभी सुना है? अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र रीजन विथ ए पॉपुलेशन ऑफ 1.25 लाख is completely dependent on purchasing water from the nearby तालुकाज। सौराष्ट्र जो कि गुजरात में है, वहाँ पर अमरेली शहर जिसकी आबादी 1.25 लाख है वो पास की तालुका से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। मतलब अपनी ज़रूरत की पानी को वो पास के तालुका से खरीदते हैं वहाँ के लोग।
नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, जल उपलब्धता की समस्याएं। देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड इंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेजेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया ये फ्रेश वाटर यानी कि अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट सस्पेक्टेबल टू ड्राउट फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी। वे देश जो ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है, वहां पर जल का अभाव की समस्या बहुत ज़्यादा है, मतलब जल के अभाव की समस्या बनी रहती है। 10 वाटर शॉर्टेज में भी एक कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल precipitation और द स्कार्सिटी इज caused बाई ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण यानी कि कंटामिनेशन के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। ये भी कुछ कारण हो सकते हैं। जल का अभाव पढ़ लिए, अब जल के अभाव से कैसे निपटेंगे उसको देखते हैं, मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधनों का संरक्षण। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज ए मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्विंडलिंग रिसोर्स। इसीलिए इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए हमें। इवन दो वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स, इट्स ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। यद्यपि जो जल है वो एक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन अगर इसका अति उपयोग करेंगे और प्रदूषण करेंगे तो ये हमारे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देता है, मतलब कि अनफिट हो जाता है, हम अब इसको यूज नहीं कर पाएंगे। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटामिनेंट्स। अशोधित या फिर आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, कृषि रसायनों का विसर्जन, एग्रीकल्चरल केमिकल्स और वाटर बॉडीज में यानी कि जल निकायों में औद्योगिक वेस्टेज, इंडस्ट्रियल वेस्टेज जल के प्रमुख कंटामिनेंट्स हैं। दे पोल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये जल को नाइट्रेट, धातुएं और कीटनाशी केमिकल्स से पोल्यूट करते हैं। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव नमनीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। क्योंकि ये केमिकल नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं तो ये हमारे शरीर में पानी के थ्रू ही पहुंच जाते हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज। तो क्या करेंगे हम लोग इसको छुटकारा पाने के लिए? इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पहले अगर हम लोग इसको ट्रीट कर दें तो जल प्रदूषण नियंत्रित हो सकता है। मतलब कि वाटर बॉडीज में छोड़ने से पहले अगर ट्रीट कर दिया जाए तो वाटर बॉडीज पोल्यूट होने से बच सकते हैं। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह यानी कि सरफेस रन ऑफ जो होती है पानी की उसको स्लो कर देते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करता है, मतलब कि अंडरग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश कर देता है,
पानी सीप करके नीचे जाकर वाटर टेबल को बढ़ा देता है। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। दूसरा तरीका क्या है सरफेस रन ऑफ को रोकने का? तो वाटर हार्वेस्टिंग, जल संग्रहण इसको हिंदी में बोलते हैं। द कैनाल्स यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन्ड टू मिनिमाइज लॉसेज बाय वाटर सीपेज। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली जो नहरें होती हैं उनको ठीक से पक्का करना चाहिए हमें। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेज थ्रू सीपेज एंड इवापोरेशन। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी होता है। यहाँ पर देखिए स्प्रिंकलर सिस्टम ये है, इससे हम लोग पानी को कंजर्व कुछ हद तक कर सकते हैं। इन ड्राई रीजन्स विथ हाई रेट्स ऑफ इवापोरेशन ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज वेरी यूजफुल। और वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेश यानी कि ड्राई रीजन्स में सिंचाई के लिए हम लोग ड्रिप इरिगेशन का अगर यूज करेंगे तो ये बहुत ही यूजफुल होगा। बूंद बूंद जो पानी जाती है उसका अगर यूज करेंगे तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन। इस प्रकार से सिंचाई की अलग अलग ये टेक्निक्स, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम, इन सब को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन जो है उसको हम लोग संरक्षित कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले डू यू नो को देख लेते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप एंड डायरेक्टिंग इट टू एन एप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इट इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। वर्षा जल संग्रहण क्या होता है? तो ये अपने घर की छत पर वर्षा जल यानी कि वर्षा की जो पानी होती है उसको एकत्र करके इसका संग्रहण करना और अलग अलग उत्पादक उपयोगों में लाना, इसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ऑन एन एवरेज वन स्पेल ऑफ रेन फॉर 2 आवर इज इनफ टू सेव 8000 लीटर ऑफ वाटर। औसतन 2 घंटे की वर्षा होने से लगभग 8000 लीटर जल हम लोग बचा सकते हैं। बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग ज़रूर अपनाना चाहिए अपने घरों में। चलिए अब नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को देखते हैं। इसका मतलब होता है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। सम स्कूल चिल्ड्रेन वेयर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट्स। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशन वेयर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और जो प्रदर्शनी की वस्तुएं थी वो देश के अलग अलग भागों से एकत्रित की गई थी। मोना पिक्ड अप ए बैग एंड एक्सक्लेम्ड दिस इज ए ब्यूटीफुल हैंड बैग। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा यह एक सुंदर हैंडबैग है। यस इट इज़ मेड फ्रॉम जूट द टीचर सेड। अध्यापिका ने बोला कि हाँ यह जूट से बना है। डू यू सी दोज बास्केट्स, लैम्प सेट्स एंड चेयर्स। क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? दोज आर मेड ऑफ केन्स एंड बम्बूज। ये सारे बेत और बांस की बनी हुई है। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन्स ऑफ इंडिया बम्बू ग्रोज इन प्लेंटी। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसी वाज एक्साइटेड टू सी ए सिल्क स्कार्फ। जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवर्म्स दैट आर ब्रेड ऑन मलबरी ट्रीज। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। द चिल्ड्रेन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। इस तरीके से बच्चे समझ गए कि पौधे हमें विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फेयर। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल
और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, नैरो जोन में पाए जाते हैं, जिसे हम लोग जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर बोलते हैं। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। जैवमंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र बोलते हैं। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रेथ, प्रोटेक्ट सॉइल, सो essential for growing crops, act as shelter belt, help in storage of underground water, give us fruits, nuts, latex, turpentine oil, gum, medicinal plants and also the paper that is so essential for your studies। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा यानी कि सॉइल की सुरक्षा करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लैटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज़ प्रदान करते हैं जो कि हमारे अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। देयर आर इन्यूमरेबल यूजेज ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वाटिक लाइफ फॉर्म। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव रूप आते हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। ये हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त कराते हैं। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स and have an important role to play as decomposers in the ecosystem। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटन के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर होते हैं और अपघटकों के रूप में कार्य करती है, डिकम्पोजर्स के रूप में। Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleanser of the environment। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है, मतलब कि स्कैवेंजर है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है, क्लींसर समझा जाता है। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो या फिर छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर। इसका मतलब प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। इन एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल पेड़ उग सकते हैं। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विथ एरियाज हैविंग एबुंडेंट वाटर सप्लाई। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, मतलब जहाँ जल ज़्यादा होता है वहीं पर फॉरेस्ट होते हैं। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेज। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेज ग्रो इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरिया ऑफ लो रेनफॉल। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में
कटीली झाड़ियों एवं गुल्म उगते हैं, श्रब्स उगते हैं। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विथ थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपीरेशन। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं और वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइज ऑफ मॉसेज एंड लाइकेंस। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित हैं। टुडे देयर आर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वेर 2 centuries बैक। पिछले 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू ग्रो क्रॉप्स। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों को काट दिए गए। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग रैपिडली। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की बहुत जल्दी आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, कैसे हम लोग प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण करेंगे। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ। वन हमारी संपदा है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। चेंजेज ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन काउज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। मैनी स्पेसीज हैव बिकम वल्नरेबल और इंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। बहुत सी जातियां असुरक्षित या फिर संकटापन्न मतलब संकट में हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर, सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स which accelerate the process of extinction of these resources। वनोन्मूलन यानी कि डिफॉरेस्टेशन, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन, निर्माण कार्य, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन, ये सब कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। One of the major concerns is the poaching, which result in a sharp decline in the number of particular species। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना भी है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। The animals are poached for collection and illegal trade of hides, skins, nails, teeth, horns as well as feather। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया जाता है। सम ऑफ दिज एनिमल्स आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लिपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। इनमें से कुछ जीव जंतु कौन कौन से हैं? तो चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बग, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है। दिज कैन बी कंजर्व्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडल निचन हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सरकार के द्वारा ये सब स्थापित किए जाते हैं, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ताकि हम अपने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित कर सकें। कंजर्वेशन ऑफ क्रेक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डेप्लीशन। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। देयर इज ए बैलेंस इन द इन्वायरमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पेसीज इज नॉट डिस्टर्ब्ड। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए
तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। जैसा कि अभी लॉकडाउन में हमने देखा भी कि सभी चीज़ बंद होने के बाद हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और वाइल्ड लाइफ्स हैं, इन सबों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पेसीज। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। ड्यू टू इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इंकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। रीजनल या फिर कम्युनिटी लेवल पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल चिल्ड्रेन शुड बी इंकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप्स सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पेसीज। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। Many countries have passed laws against the trade as well as killing of birds and animals। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं और इसके लिए कानून भी पास किए हैं। इन इंडिया किलिंग लायंस, टाइगर्स, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक इज इलीगल। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। An international convention CITES has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, इसका फुल फॉर्म होता है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा। इसकी स्थापना की गई है जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है और इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। पौधे और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिकों का नैतिक कर्तव्य है। चैप्टर को फिनिश करने से पहले साइट्स को जान लेते हैं जो अभी पढ़ें, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। साइट्स यानी कि द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंजेंडर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स। साइट्स सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इट एम्स टू एंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि वन्य प्राणी और पौधे के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं हो। रफली 5000 स्पेसीज ऑफ एनिमल्स एंड 28,000 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियाँ और पौधों की 28,000 जातियाँ रक्षित की गई हैं इस एग्रीमेंट से। बियर, डॉल्फिन, कैक्टी, कोरल्स, ऑर्किड्स एंड एलोज आर सम एग्जाम्पल्स। ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसके। इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है। यहीं पर पूरे विस्तार से इसको समझाया गया है, तो आप लोग इसे दोबारा से रिपीट करके भी देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि सभी को लेसन्स को समझने में सहूलियत हो। हिंदी में पूरे डिटेल में एक एक लाइन को समझाया गया है जो कि आपके टॉपिक को समझने की पावर को भी मजबूत करता है, तो इसलिए आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले क्लासेज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।